क्वेश्चन नंबर 18 देखिए डियर स्टूडेंट। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न अक्सर बोर्ड में आता है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 7 अपरिमेय संख्या है। सबका एक ही टाइप का हल है, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये तो मालूम है आपको, वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। परंतु इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? इसके कॉन्ट्राडिक्शन से इसका प्रूफ आता है। मैं इसका विलोम सोचता हूं। माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। माना हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो उसको प्रूव करने के लिए मैं उसका कॉन्ट्राडिक्शन ले रहा हूं कि माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की परिभाषा आपने जानी है। यदि वर्गमूल 2 परिमेय है, मैंने माना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्गमूल 2 बराबर p/q। ठीक है। यदि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को किस रूप में लिखते हैं? p/q के रूप में, जहां p व q क्या है? पूर्णांक हैं। p व q पूर्णांक हैं तथा इनका सार्वगुणनखंड 1 है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या p/q, p और q पूर्णांक संख्याएं और q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे कहीं पर हम लिखें 2/4, ये परिमेय संख्या है, तो आप पहले इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अपने निम्नतम रूप में लिखते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो कितना हो गया? 1/2 ये हो गया। अब 1 और 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ? 1। तो इस रूप में लिखी जाती है। 2/4 कहीं पर लिखा हुआ है तो हम उसको इस रूप में नहीं रहने देते, हम उसको इस रूप में निकाल देते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1। तो मैंने कहा कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है, तो p/q के रूप में मैंने उसको लिखा। p और q पूर्णांक हैं तथा इनका सार्वगुणनखंड 1 है तथा q का मान 0 नहीं है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब वर्गमूल 2 मैंने p/q लिया हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p/q। दिस इंप्लाइज दैट, इसकी गुणा यहां कर लेता हूं, तो p बराबर वर्गमूल 2q। ठीक है, p बराबर, इसकी गुणा यहां हो जाएगी। अब मैं इसका वर्ग करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका वर्ग करता हूं तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? वर्ग करूंगा तो p का वर्ग हो गया p² बराबर वर्गमूल 2 का वर्ग 2q²। ठीक है ना, p² = 2q²। अब p² बराबर 2 गुणा गया q²। p² का जो मान है वो 2 गुणा गया q²। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब p² 2 से विभाजित है। ठीक है ना, p² 2 से विभाजित है, क्योंकि p² बराबर 2 गुणा q² है। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो p² 2 से विभाजित हो गया। अब p² 2 से विभाजित है तो एक प्रमेय है कि यदि p² 2 से विभाजित होगा तो इसका मतलब p भी 2 से विभाजित होगा। ये एक प्रमेय है डियर स्टूडेंट।
P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, P भी 2 से विभाजित होगा। अब जब P 2 से विभाजित है तो P बराबर मैंने लिख दिया 2K। P 2 से विभाजित है मतलब P बराबर 2 गुणा कोई संख्या, जब 2 से विभाजित है तो 2 × K लिख दिया। और जब P बराबर 2K हो गया तो इसको समीकरण नंबर 1 में रखने पर P बराबर 2K का मान समीकरण 1 में रखने पर P बराबर 2K का मान इस समीकरण में रखेंगे तो P की जगह लिख देता हूँ 2K। तो मेरे पास क्या हुआ डियर स्टूडेंट, P की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 2K। तो 2K स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, और 2K स्क्वायर क्या हुआ 2K इंटू 2K, और 2 2 जा 4, 4K स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, या इस समीकरण में 2 से भाग करूंगा 2 कट जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर। Q स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर। अब Q स्क्वायर क्या है 2 गुणा कुछ, इसका मतलब Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसका मतलब हुआ Q स्क्वायर 2 से विभाजित है। Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, और यदि Q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो एक प्रमेय क्या कहती है Q भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब हुआ Q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, Q भी 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, Q भी 2 से विभाजित होगा। तो अब क्या होगा, आप देख रहे हैं यहां से क्या आया P 2 से विभाजित होगा, और यहां से आया Q भी 2 से विभाजित होगा। ये जो P और Q है ना, यहां मेरे पास रिजल्ट क्या है कि P भी 2 से विभाजित होगा और Q भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब P व Q का एक सार्वगुणनखंड 2 है। P भी 2 से विभाजित हो रहा है, Q भी 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P और Q का एक सार्वगुणनखंड क्या हो गया 2 है। जबकि ये क्या कह रहा है, मैंने वर्गमूल 2 को P/Q रखा, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा इनका सार्वगुणनखंड 1 है। तो 2 कहां से आ गया, P व Q का सार्वगुणनखंड 2 आ गया। ठीक है ना, जबकि मैंने प्रमेय माना था तो सार्वगुणनखंड केवल 1 होना था इनका, यहां 2 आ गया है। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आगे लिख रहा हूं, जब मुझे मालूम हो गया कि P व Q का एक सार्वगुणनखंड 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, किस चीज का कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह इसका विरोध करता है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जब यहां पर बात आई थी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, क्योंकि मैंने इसको क्या माना था, प्रमेय माना था, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, और यहां क्या निकल गया, P और Q का एक सार्वगुणनखंड 2 है।
सार्व गुणनखंड मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो ये बात और ये बात अपोजिट हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, यह इसका विरोध करता है कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है ना? ठीक है, या पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है की जगह आप लिख दो 1 है। यह हमने माना है ना, पी और क्यू पूर्णांक है तथा इनका सार्व गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। और यहाँ आया पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। तो इसका क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसका खंडन हो गया। इस बात को इसने खंडित कर दिया कि नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं, क्या है? 2 है। तो ये किस कारण हुआ? ये इस कारण हुआ है कि हमने जो ये माना कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है। ये इसीलिए ये बात आई है कि हमने कल्पना ही गलत की है। क्या कल्पना गलत हुई है कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है। जब हमने वर्गमूल 2 परिमेय संख्या मान के चले तो पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया? 2 आ गया। जबकि परिमेय संख्या के लिए पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। यहां हमने ये बात मानी हुई है। तो यह विरोधाभास, ठीक है, यह विरोधाभास इस कारण आया कि हमने त्रुटिपूर्ण या गलत कल्पना की, हमने गलत कल्पना की कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना? ठीक है ना? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत यहां मान दिया शुरू में। जब गलत हमने माना तो उसने इस बात का खंडन कर दिया। यहां एक दूसरे का अपोजिट हो गया, ये एक दूसरे का विरोधाभास आ गया, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ये कह रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड पी और क्यू का 1 है, और यहां से रिजल्ट क्या आया कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो ऐसा विरोधाभास क्यों हुआ? क्योंकि हमने बात ही यहां गलत ले ली। यह विरोधाभास इस कारण आया या इस कारण उत्पन्न हुआ कि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की। अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां पर एक लाइन और लिख सकते हैं, यह विरोधाभास कारण आया कि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने गलत कहा है, परिमेय संख्या है, ये हमने गलत कहा है। अतः वर्गमूल 2 परिमेय संख्या ना होकर के वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक आप तैयार कर लेंगे ना, तो ऐसे वर्गमूल 3 के लिए, वर्गमूल 5 के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हों। तो 51 पदों का योग चाहिए। तो उसके लिए 2 कंडीशन आपको और दी हुई हैं कि दूसरा पद क्या है? 14 है, और तीसरा पद क्या है? 18 है। देखिए अब कैसे सॉल्व करते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये है, आपके पास एपी से, एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी से 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तैयारी कर लीजिए आप। ठीक है ना? मैं मान लेता हूँ अब 51 पदों का योग निकालना है, ना तो ए पता है ना डी पता है, वो निकालना पड़ेगा। मान लेता हूँ एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए व सार्व अंतर डी है।
माना AP का प्रथम पद A वो सार्वंतर D है, तो आपके पास क्या दे रखा, दूसरा पद कितना है 14। दूसरा पद क्या हुआ A2 या T2, ठीक है। दूसरे पद को आप क्या लिख दे T2 टर्म पद T2 इज इक्वल टू 14 है, ठीक है। तो T2 का मान निकालिए। आप जानते हैं कि Tn nवां पद बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर इसको An भी लिखते हैं, nवां पद का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब T2 कितना हो जाएगा A प्लस 2-1, n की जगह 2, A प्लस 2-1 इंटू डी इज इक्वल टू 14। तो A प्लस डी इज इक्वल टू 14, 2-1 हो गया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन में A और D है, न तो A का मान पता न D का मान पता। अब जब दो अज्ञात राशियां होती हैं तो इनके मान ज्ञात करने के लिए कम से कम दो समीकरण चाहिए। तो एक और समीकरण मुझे बनानी है और मैं बनाऊंगा। यहाँ दे रखा कंडीशन दी हुई है, तीसरा पद कितना है 18 है, दिया है क्या दिया है तीसरा पद क्या हुआ T3 या A3, ये 18 है, ये दिया हुआ है तीसरा पद 18 है। तीसरा पद कैसे निकालेंगे, A प्लस 3-1 इंटू डी, तो हो जाएगा A प्लस 3-1 इंटू डी इज इक्वल टू 18। तो A प्लस 2D, 3-1 2 हो गया 18, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। A और D में एक समीकरण ये है और A और D में एक समीकरण ये है, इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं, ठीक हो गया। अब कैसे हल होगा, A इसमें से मैं इसको माइनस कर लेता हूं, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो A प्लस डी इज इक्वल टू 14 है, इक्वेशन नंबर 1 है, और ये है A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर लिख रहा हूँ घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग, इसमें से इसको घटाऊंगा तो इस नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस ये तो कट गया, D माइनस 2D तो माइनस D हो जाएगा, D माइनस 2D माइनस D इज इक्वल टू 14 माइनस 18, 14 माइनस 18 कितना हो गया -4, ठीक है ना। 14 माइनस 18 कितना हो गया -4। अब माइनस माइनस हटा लीजिए तो D इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, D की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब जब D का मान आ गया तो D का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में D बराबर 4 रखने पर, ठीक है ना, D बराबर 4 आ गया ना, तो इस समीकरण में रख देते हैं यहाँ पर। तो A प्लस D है, D की जगह 4, 4 इज इक्वल टू 14, प्लस 4 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, A इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो A इज इक्वल टू 10, A की वैल्यू 10, D की वैल्यू 4, ठीक है। अब क्या निकालना है, प्रथम 51 पदों का योग, प्रथम 51 पदों का योग। हमेशा पहले सूत्र लिख देना, फॉर्मूला लिखना चाहिए। एग्जामिनर प्रसन्न हो जाता है कि इस स्टूडेंट को फॉर्मूले याद हैं। तो S51 या पहले मैं लिख देता हूँ SN, n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। तो
तो S51 प्रथम 51 पदों का योग, n बराबर 51 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 51 रख दीजिए। 51/2, 2 इंटू a का मान है 10 प्लस n कितना है 51, 51 पद हैं, तो 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ। ये तो सब आपने देख लिया है ना, यहाँ मैं जगह बना लेता हूँ। तो मेरे पास अब कितना आता है देखिए, S51 बराबर 51/2, देखो 10 दूने 20, 20 प्लस 51 ऋण 50, तो 50 इंटू 4, तो ये हो गया S51 इज इक्वल टू 51/2, 20 प्लस 50 गुणा 4 हो गया 200, तो S51 बराबर 51/2 गुणा गया 200 और 20 जोड़ के 220, काट लीजिए 110। S51 बराबर 110 गुणा 51, ठीक है ना। अब 110 गुणा 51 कर लीजिए डियर स्टूडेंट, गुणा है सिंपल सा, ठीक है ना। गुणा कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई 110 इंटू 51, पहले 1 से मल्टीप्लाई 0 1 1, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 1 6, ये हो गया S51 इज इक्वल टू 5610, 5610 आ गया। तो जो मुझे पूछा हुआ था कि प्रथम 51 पदों का योग, ऐसा लिख देना चाहिए उत्तर, प्रथम 51 पदों का योग बराबर 5610। ठीक हो गया, सरल सा सवाल है 4 मार्क्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए डियर स्टूडेंट, यदि बिंदु 1 2 4y x6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मैं नाम लिख लेता हूँ ABCD। अब देखो पहला बिंदु है 1 2, एक क्रम से लेना है, फिर है B 4y, क्रम नहीं बिगाड़ना, C हो गया x6 और D हो गया ये 3 5। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न है, निर्देशांक ज्यामिति का। ये कोई समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर। AB और CD लंबाई भी समान है और समांतर भी है। AD और BC की लंबाई भी समान है और समांतर भी हैं। और समांतर चतुर्भुज की एक और विशेषता होती है, जिस विशेषता के आधार पर हमको x और y के मान मिलेंगे, वो ये विशेषता ये है कि समांतर चतुर्भुज का ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण जिस बिंदु पर काटेगा, ये क्या होगा, ये बिंदु इन विकर्णों को समुद्विभाजित करेगा। समुद्विभाजित का मतलब मैंने कहा माना ये पॉइंट O है, BD ये भी विकर्ण है, AC विकर्ण है, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इस रूप में प्रतिच्छेद करेंगे कि OC बराबर OA और OD बराबर BO, मतलब O मध्य बिंदु है, O मिड पॉइंट है, BD का मध्य बिंदु O है और AC का भी मध्य बिंदु O है, इस पर निकलेगा ये। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं। तो ये विकर्ण जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, वो जो बिंदु होगा वो कॉमन पॉइंट है, इसका भी मध्य बिंदु होगा और इसका भी मध्य बिंदु होगा। ठीक है, अब ध्यान आपने देना है, एक आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में, यदि मैं कहूं कि P और Q दो पॉइंट हैं, इस P के निर्देशांक हैं x1 y1,
Q के निर्देशांक हैं x2 y2। तो PQ का जो मध्य बिंदु होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। इस फॉर्मूले को आप याद रखना। ये जो मध्य बिंदु है ना ये वाला, इसके निर्देशांक कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 से निकलेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये मध्य बिंदु है, AC का भी मध्य बिंदु है। ये कोऑर्डिनेट हैं, A का कोऑर्डिनेट 1 2 हैं और C के कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक बोलो ये है, तो इसका मध्य बिंदु निकाल देंगे। फिर BD का मध्य बिंदु O है, तो B के कोऑर्डिनेट्स हैं, D के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मध्य बिंदु निकल जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, माना समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ये और एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, तो AC का मध्य बिंदु O है। AC का मध्य बिंदु O है, तो O के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, मैंने क्या कहा, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। यदि एक बिंदु x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है, इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो A के निर्देशांक 1 2 हैं, C के निर्देशांक x6 हैं, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, 1 प्लस x/2 कॉमा 2 प्लस 6 2 प्लस 6/2, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। या ये हो गया, अभी तो ऐसे रहेगा, परंतु इसको देखो, 6 और 2 कितना हुआ, 8, 8/2 कितना हो गया, 4। ठीक हो गया, मतलब इसका मध्य बिंदु जो O है उसके निर्देशांक ही निकल गए। ठीक है, पुनः BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, BD का मध्य बिंदु O है, इसके निर्देशांक कैसे निकलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट हैं 4y, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 5, तो 4 प्लस 3 ये हो जाएगा 4 प्लस 3/2, x1 प्लस x2 4 प्लस 3/2 कॉमा y1 प्लस y2, तो y प्लस 5/2, या क्या लिख दूंगा, 4 और 3 हुआ 7/2 कॉमा y प्लस 5/2। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात देखिए आप, बिंदु O के एक तो निर्देशांक ये आए और बिंदु O का निर्देशांक यहां से भी आ गया, तो बिंदु तो वही है ना, बिंदु तो एक ही है ना, इसका मध्य बिंदु भी यही है और इसका मध्य बिंदु भी यही है। ठीक है ना, इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के बराबर है, ये भी O के निर्देशांक है, ये भी O के निर्देशांक हैं। जब दोनों निर्देशांक बराबर हो गए तो क्या होगा, ठीक है, बिंदु O के निर्देशांक दो हिसाब से मिले आपको,
बिंदु ओ के निर्देशांक दो हिसाब से मिले, एक हिसाब से तो ये हैं और दूसरे हिसाब से ये हैं, तो इसका मतलब ये बराबर ये होगा, तभी तो बराबर होगा, एक ही बिंदु है ना। तो इसका मतलब 1 + x/2 बराबर 7/2। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 हटा दीजिए, तो x + 1 बराबर 7, तो इसका मतलब हुआ x बराबर 7 प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 6, x का मान 6 हो गया। ठीक है, दूसरा में इसको देखो, 4 = ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो y + 5/2 बराबर 4, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो y + 5 बराबर 4 दूने 8, तो y बराबर +5 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 3, तो x बराबर निकला 6 और y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। x = 6 और y = 3। ठीक हो गया, यही हमको निकालना था, x और y ज्ञात कीजिए। कितना सरल सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये कोई जीवा है, ये त्रिज्या क्या है 15 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये 15 सेंटीमीटर है, आप इसको भी इससे जोड़ लीजिए, ये भी 15 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है ना। ठीक हो गया, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, माना ये है जीवा, ये O है, A है B, ये जीवा है, ए बी केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस जीवा ने इस वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया, ये वाला हिस्सा, इसको मैं कह सकता हूँ APB, ये वाला, और ये बड़ा वाला ये, मैं इसको कह सकता हूँ AQB। ठीक है, तो इस वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले को क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, इसका नाम है लघु वृत्तखंड, यह है लघु वृत्तखंड। ठीक है, माइनर सेक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेक्टर, नहीं सेगमेंट, सेगमेंट कहेंगे, माइनर सेगमेंट। ठीक है ना, यह है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड चाहिए ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये लघु वृत्तखंड है। ठीक है, और ये ऊपर वाला क्या है, ये पूरा जितना ये बच गया ऊपर वाला, ये है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है ना, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या, हमारे पास त्रिज्या दे रखी है R = 15 सेंटीमीटर तथा थीटा = 60 डिग्रीज। केंद्र पर कितने अंश का कोण है, 60 अंश का, ये थीटा हो गया, और रेडियस होगी 15। तो संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पहले हमेशा सूत्र लिख देना आप, सीधा इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, इस सूत्र को आप याद कर लेंगे, ये है R² × पाई थीटा बटे 360 डिग्रीज माइनस 1/2 साइन थीटा, इसको याद कर लीजिए, R² × पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस 1/2 साइन थीटा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका माइनर सेगमेंट, इसका एरिया, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे।
ठीक हो गया। अब आर कितना है यहाँ पर, रेडियस दे रखी 15, तो 15 का स्क्वायर, फिर अंदर पाई, पाई तो यहाँ पर 3.14 है, थीटा ये 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज बाई 360 डिग्रीज, पाई का मान 3.14, ये 60 360 है, माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह 60 डिग्रीज। ठीक है, अब सिंपल आपने इसको हल कर देना है। कितना हो गया, ये हो गया 15 15 225, 15 का वर्ग, 6 6 36, तो 3.14/6 माइनस 1/2 इंटू साइन 60 का मान, वर्गमूल 3/2, ये हुआ साइन 60। ठीक हो गया। अभी कितना हो रहा है, 225 इंटू 3.14/6 माइनस, ये देखिए आप, वर्गमूल 3 का मान यहाँ आपको दिया हुआ है 1.73। आप इसको याद भी कर लेना, पाई की वैल्यू भी याद कर लेना, एक तो 22/7 होती है, 3.14 भी याद रखना, इसकी भी याद रखना। ठीक हो गया, माइनस 1/2, तो 1/4 हो गया, ये वर्गमूल 3 का मान हो जाएगा 1.73/4, 2 दूनी 4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 225 इंटू 6 और 4 का लघुत्तम हो गया 12, 6 दूने 12, 2 आ गया, 2 की गुणा यहाँ 3.14 इंटू 2 माइनस 4 3 12, 1.73 गुणा गया 3। ठीक हो गया। अब कितना हो गया आप देखो, देखिए ये तो इसके नीचे आ जाएगा, 225/12 इंटू ये कितना हो जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ 3.14 गुणा गया 2 माइनस 1.73 गुणा गया 3, कितना हो जाएगा 225/12, इसको गुणा कर लीजिए, 4 दूने 8, 2 1 2, 3 दूने 6, माइनस 3 3 9, 7 21, 2 3 कम 3 और 2 5, ये हो गया 225/12 गुणा गया, इसमें से माइनस कर लेंगे 6.28 में माइनस कर लेते हैं 5.19, 18 में से 9 गया 9, ठीक हो गया, ये हो गया 0 1.09, ठीक है ना। अब गुणा कर लेते हैं, 225 गुणा 1.09 डिवाइड बाई 12, ठीक है। अब बाकी तो फॉर्मूला आपने जान ही लिया है, इसको याद रखना है। अब चलो, अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास क्या आता है, यहाँ पर गुणा कर लेता हूँ इसके और इसकी, 225 गुणा गया 1.09, 9 की गुणा 9 पंजे 45 का 5, 4 9 दूने 18, 4 22 का 2 हासिल 2, 9 दूने 18 2 20, शून्य से कर लो, 0 0 0, 1 पंजे 5, 1 दूने 2, 1 दूने 2, 5 2 5 2 2 4, ये हो गया 2, 5 2 5 4 2, डेसिमल के बाद 1 2, तो यहाँ से गिनते हैं 1 2, तो ये हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 245.225/12 आ गया, 245.25/12, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ, भाग देने का प्रश्न है, कट कुछ नहीं रहा है, तो सीधे मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 12 का भाग देता हूँ किसमें, 245.25 में, तो 12 दूनी 24, ठीक है। शेष कुछ नहीं बचा, अगला अंक उतारा। अब जब भागने जाता है तो एक जरूर यहाँ बढ़ा देते हैं, ठीक है, दशमलव यहाँ उतार लीजिए और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक। 12 चौके 48, ठीक है ना, 12 चौके 48,
12 में 8 गया 4, अब बचा 5, ठीक है। 12 तेरह 36, 15 में 6 गया 9, 1 0 बढ़ा दीजिए, 12 सत्ते 84, फिर 6 0, 12 पंजे 60। तो कितना हो गया ये हो गया, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको 20.4375, 20.4375। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, यहाँ पर मेरे पास सॉल्व करके आ गया, कितना आ गया, यहाँ पर लिख लेता हूँ, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये आ गया 20.4375। क्षेत्रफल है, इस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, आपके समझ में आ गया होगा। अब आप देखो ये तो निकल गया, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आ गया। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड कौन हुआ, ये ऊपर वाला है जो ये है दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो दीर्घ वृत्तखंड का यहां पर हम नाम भी लिख सकते हैं, संगत लघु वृत्तखंड कौन सा है, APB। दीर्घ वृत्तखंड, अब दीर्घ मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्यू माना हुआ तो AQB, ये पूरा एरिया, ये दीर्घ वृत्तखंड AQB का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं कैसे निकालूंगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि इतना हिस्सा माइनस हो गया ये वाला, ये तो ऊपर वाले आ जाएगा। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पायर स्क्वायर से, पूरा होता है पायर स्क्वायर, उसमें से इतना हिस्सा मैंने माइनस कर दिया तो मेरे ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पायर स्क्वायर। पायर स्क्वायर क्या हुआ, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इस पूरे का एरिया माइनस ए वाला। अब पूरा कितना है, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर क्या है, आर मतलब त्रिज्या 15, स्क्वायर है तो 15 गुणा 15, माइनस इसका एरिया कितना आपके पास 20.4375, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूं यहां पर बस, और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में क्वेश्चन करना है। देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 15 गुणा 15 225 हो गया, 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 3.14 गुणा गया 225। आप देखिए 5 के 20, 2 5 के 5 7, 5 या 15, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो 0, 8 और 7 15 का 5 1, 9 और 2 11, 11 5 16 का 6 1, 2 और 1 3, 6 3 9 10 का 0, ठीक है, और 6 1 7, दशमलव कहाँ पर लगेगा 1 2, ये आ गया 706.50। इसका गुणा आ गया 706.50 माइनस 20.4375। अब माइनस कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस। अब देखो माइनस में ध्यान रखना, दशमलव की सीध में दशमलव आता है, 4375 लिख दीजिए, 4375 और 20 ऐसे लिखते हैं, दशमलव की सीध में दशमलव। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ाइए और कर दीजिए माइनस। 10 में 5 गए 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6, 4 में 4 गया 0, ठीक हो गया, 6 का 6, 10 में 2 गया 8, ये हो गया 686.0625।
तो ये आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आया 686.0625। ठीक है ना, तो इस ऊपर वाले का भी एरिया निकल गया, इस नीचे वाले का भी निकल गया। तो लास्ट में मैं उत्तर लिख दूंगा यहां पर, ऐसा आपको भी लिख देना चाहिए। ठीक है ना, देखो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहां लिख देते हैं डियर स्टूडेंट, यहां पर ये है हमारे पास आ रखा कितना 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये इतना रखा है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इस रूम में लिख देना चाहिए। जो लघु वृत्तखंड है 20.4375 और दीर्घ वृत्तखंड हो गया 686.0625। ये लघु वृत्तखंड ये वाला, और ये ऊपर वाला जो है दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, तो सूत्र आप याद रखना, फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सिद्ध कीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ओवर 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इसी में अथवा में है, सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो या तो ये वाला करना है, ये वाला करना है, एग्जाम यदि ऐसा प्रश्न आता है तो यहाँ तो मैं दोनों कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, आपके लिए अच्छा हो जाएगा एग्जाम के लिए। अब मैं इसका पहला वाला पार्ट ले रहा हूँ, ये वाला। डियर स्टूडेंट, ध्यान आप रखना कि ऐसा क्वेश्चन जब मैं 10th में पढ़ता था बहुत पहले, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ भी प्रूफ करने के लिए आते थे। हमारे पास भी आता था ऐसा प्रश्न, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए। ऐसा भी हो सकता था 1 माइनस साइन ओवर 1 प्लस साइन, अलग अलग फॉर्म में। तो ध्यान से आप समझेंगे, मैंने सिद्ध करना ये बराबर ये, तो मैं ले लूँगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष। बायां पक्ष हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, यह है बायां पक्ष। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे स्क्वायर रूट हटाना है यहां से, तो मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से यहां गुणा कर दिया, ऊपर भी किया नीचे भी किया। ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्या क्या है मैंने कि इसमें भी 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दिया और इसमें भी कर दिया। 1 प्लस साइन ए से गुणा यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, तब कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, एक ही जगह नहीं करेंगे, दोनों जगह। अब आप देखो ये कितना हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंश और हर में, अंश और हर में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, से गुणा करने पर, अंश और हर में दोनों जगह मैं गुणा करूंगा, दोनों जगह करूंगा मैं गुणा, ऐसे नहीं कि मैं अंश से अंश में गुणा कर रहा हूं। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई चीज़ दो बार जब गुणा में होती तो इसका स्क्वायर लिख देते हैं। और ये क्या है, इसको ध्यान दीजिए,
आपने पढ़ा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही तो है ये एक बार माइनस हो रखा है, एक बार प्लस हो रखा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर ये होगी। ठीक हो गया। अब आप आगे देखो इसको कितना हो गया स्क्वायर रूट के अंदर। इसको देखिए वर्गमूल के अंदर, और एक बार मैं और इसको यहां कॉपी कर लेता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और ए इनइक्वलिटी आप जानते हैं, आइडेंटिटी नॉट इनइक्वलिटी आइडेंटिटी, सर्वसमीका आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ा है। तो यदि मैं इसको वहाँ ले गया तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको मैं इसके साथ ले गया, प्लस था वहाँ जाके माइनस हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया मैंने, कॉस स्क्वायर ए। तो यही मेरे पास क्या हो गया कि वर्गमूल के अंदर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अब इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, तो वर्ग रहेगा तो वर्गमूल हट जाएगा। कहीं पे लिखा है वर्गमूल ए स्क्वायर, तो आप लिख दीजिए इसको ए। तो इसका वर्गमूल है स्क्वायर में तो हटा देंगे, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई वर्गमूल दोनों का है कॉस स्क्वायर ए, वर्गमूल हटा रहा हूं तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ये हो गया कॉस ए। देखना डियर स्टूडेंट आप। अब मेरे पास इस सब को हल करके क्या है आप देख रहे हैं यहाँ पर, मेरे पास एज ए रिजल्ट क्या मिल गया मुझे देखो, मुझे देखो क्या मिल रहा है डियर स्टूडेंट। मुझे यहाँ पर मिल गया बराबर, इसको देखिए 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इन दोनों का डिनोमिनेटर, इन दोनों का हर समान है, तो इसको लिख दूंगा मैं बराबर 1 बाई कॉस ए प्लस इसको लिख दूंगा साइन ए बाई कॉस ए, 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बटा कॉस क्या होता है, ये होता है सेक ए, ये तो फॉर्मूला आपको मालूम होगा, 1 बटा कॉस सेक ए। और साइन ए प्लस कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। 1 बाई कॉस सेक ए होता है और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। और ये तो लाना था, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया और राइट हैंड साइड आ गया, ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, सत्यापित हो गया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, कितना सरल सवाल है, ठीक से प्रैक्टिस आप कर लेंगे। ठीक हो गया। अब इसका जो अथवा वाला पार्ट है उसको भी मैं सॉल्व करता हूँ। आइए, तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस आप आजकल खूब कर रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे स्टूडेंट्स खूब पढ़ाई कर रहे होंगे आजकल, खूब बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है। तो जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर देंगे तो एग्ज़ाम में आपको खुद मालूम हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या करना है। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस आप अच्छी करिए। अब मैं इसको करता हूँ अथवा वाला। अथवा वाला हिस्सा देखिए आप, ये वाला क्या सिद्ध करना है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लाना है। तो मैं चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए,
क्या है लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। आप जानते हैं सिंस ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह है सर्वसमीका आइडेंटिटी। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए मतलब साइन ए इंटू बी मतलब कॉसेक ए। इस पर भी लगाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको भी खोल रहा हूं, प्लस 2 गुणा गया कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है डियर स्टूडेंट, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब आप देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इनको मैं एक साथ ले लेता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो मेरे पास 7 आ गए। ठीक हो गया, प्लस इसको और इसको मैं एक साथ ले लेता हूं, इसको और इसको, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख दिया मैंने। अब क्या बचा, ये और ये, प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग, आप देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। आप जानते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। इसकी जगह मैंने लिख दिया 1। ठीक है ना। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। इनको जरा याद कर लेना आप। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये सर्व समीकरण हैं आपकी बुक में दी हुई, याद कर लेना इनको। ठीक है, और सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, प्लस इसकी जगह मैं क्या लिख दे रहा हूं, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि मैंने आंसर भी कॉट स्क्वायर ए में लाना है। ठीक है ना, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि मुझे आंसर टेन स्क्वायर ए में लाना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, 2 इंटू साइन ए, कॉसेक ए को लिख दूंगा 1 बाई साइन ए। ठीक है, ये भी आप जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए। ये रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। या कॉसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए, तो कॉसेक को 1 बाई साइन ए लिख दिया, प्लस 2 इंटू कॉस ए, और सेको को लिख दिया, सेके को लिख दिया 1 बाई कॉस ए। ये भी आप जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ कि सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, या कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉसेक का व्युत्क्रम साइन, कॉस का व्युत्क्रम सेक, सेक का व्युत्क्रम कॉस, टेन का व्युत्क्रम कॉट, कॉट का व्युत्क्रम टेन। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये लिख दिया मैंने, कॉसेक को 1 बाई साइन ए और सेक को 1 बाई कॉस ए।
अभी कितना हो गया आप देखो, 1 + 1 + 1 ये हो गया 3, 3 प्लस देखो 1 + 1 + 1 3 प्लस tan² A प्लस ये वाला cot² A प्लस इससे कट गया ये +2 प्लस इससे कट गया ये 2, तो कितना हो गया बराबर, ये आ गया, सॉल्व करके आप देखिए ये आ गया डियर स्टूडेंट, कितना कितना सरल है देखिए। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 प्लस 3 और 2 5 और 2 7, यहां लिख दिया। यह है tan² A प्लस cot² A, यही तो लाना था। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ठीक से तैयारी कर लेना। ये आ गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था, राइट हैंड साइड आ गया तो लिख दिया मैंने यहां पर हैंस प्रूव्ड, सत्यापित हो गया, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आइए।